उनैज़ा बेटा, जाओ जाकर जुमार को शर्ट दो। मुर्तज़ा बेग के कहने पर उनैज़ा कुर्सी से उठकर जुमार के पास आई, जो शर्म और गुस्से से मिले जुले तासुरात लिए खड़ा था। उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब उनैज़ा ने किस वक्त किया था। चलें, आपको इस शर्ट दे दूं। ये तो निशान पानी से भी साफ नहीं होंगे। उनैज़ा ने पानी के लफ्ज़ को दबा कर कहा तो जुमार समझ गया था कि वो जिस फतह पर खुश हो रहा था उसका रद्द अमल था, जो उसके पीठ पीछे वार किया गया था। नहीं, मैं खुद ले लूंगा। जुमार ये कहते हुए फौरन अपने कमरे की तरफ चला गया था। ऑफिस जाना तो जुमार का बहाना था। वो घर से गाड़ी लेकर महरिश के घर की तरफ निकल गया था, लेकिन वहां जाकर भी उसे फिर से मायूसी हुई थी। आज भी फैरोज अली का घर बंद था। 1 घंटा वहां गाड़ी में इंतजार करते हुए जैसे ही जुमार ने गाड़ी मेन सड़क पर लेकर गया, पीछे से फैरोज अली अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ गया था। फैरोज अली को इस बात की खबर पहुंच चुकी थी कि जुमार ने शादी कर ली है। उसे अंदाजा नहीं था कि मुर्तज़ा बेग उससे 2 हाथ आगे निकलेगा। दुबई में जब फैरोज अली को यह सब पता चला था, उसने फौरन टिकट बुक करवाई थी और इस बात की खबर फैरोज अली ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर महरिज को बताया था, जिस पर महरिज को धचका लगा था। एक औरत होने के नाते वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जुमार इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। वो तो उससे रोता तड़पता देखना चाहती थी। जुमार की शादी की खबर सुनकर जहां फैरोज अली मजीद बेचैन हो गया था, वहां महरिज के अंदर बदले की आग मजीद भड़क उठी थी। वलीमे की तकरीब चल रही थी। मुर्तज़ा बेग ने वलीमे का इंतज़ाम बड़े पैमाने पर किया था। बिजनेस कम्युनिटी के हर फर्द की फैमिली वहां मौजूद थी। जुमार भी सबसे मिलकर एक फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहा था। वो इस तकरीब में कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे बिजनेस कम्युनिटी में उसका नाम खराब हो। उनैज़ा के घर वाले आ गए थे। उनैज़ा ने बड़ी महारत के साथ सुबह भी और अब भी सब कुछ अपने घर वालों से छुपा लिया था। ये जंग उसकी और जुमार की थी। वो नहीं चाहती थी कि पहले ही दिन वो सबके सामने अपने रिश्ते को लेकर जुमार के और अपने घर वालों को परेशान करे। इसलिए उनैज़ा ने अपनी दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट का खौल चढ़ा लिया था। जुमार सबसे मिलकर आकर स्टेज पर सोफे पर बैठ गया था, जहां हसीब और अजलान शहरियार के साथ बैठे थे और दरक्षा उनैज़ा के पास बैठी हुई थी। जुमार अभी बैठा ही था कि उसे सामने ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक पहने, बालों को खुला छोड़े, हाथ में फूलों का गुलदस्ता पकड़े महरिश अपनी तरफ आती दिखाई दी थी। महरिश। जुमार के मुंह से बेख्तियार महरिश का नाम निकला, जिसे सुनते ही उनैज़ा ने फौरन सामने की तरफ देखा। वो नाम तो पहले भी जुमार के मुंह से सुन चुकी थी, अब उसने महरिश को अपनी आंखों के सामने देख लिया था। अच्छा, तो ये वो महरिश है जिसकी वजह से आज मैं एक मोहब्बत की कातिला बन चुकी हूँ। उनैज़ा ने महरिश को आते हुए देखकर दिल में सोचा। जुमार की और उनैज़ा की आंखों का तायुन करते हुए शहरियार, जो हसीब से बात कर रहा था, उसने महरिश की तरफ देखा तो उसका रंग यकदम उड़ गया था। शहरियार ने फौरन अपनी डैड की तरफ देखा, जिसने शहरियार को आंखों से खामोश होने का इशारा किया था। मुर्तज़ा बेग को अंदाजा था कि फैरोज अली को जब यह खबर पहुंचेगी तो वो चुप रहने वाला नहीं है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बेटी को ही मोहरा बनाकर भेजेगा। कैसे हो जुमार? सोचो तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आ जाऊं, तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं था। महरिश के यूं इतने पुरएतमाद होकर बोलने पर जुमार उठ खड़ा हुआ था। उसने फूलों का गुलदस्ता जमीन पर फेंकते हुए महरिश का बाजू पकड़ा और सब लोगों की मौजूदगी में उसे हॉल से बाहर ले आया था। उनैज़ा ये सब देखते हुए अपने होठों को दांतों तले दबाया था। जुमार ने इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके घर वाले मौजूद हैं, वो क्या सोचेंगे, किस तरह वो महरिश का हाथ पकड़े उसे किस तरह ऐसे बाहर ले जा सकता था। उनैज़ा को समझ नहीं आ रही थी कि वो भाई भाभी और अजलान को कैसे समझाएगी, लेकिन इस सूरत हाल को तो उसी ने हैंडल करना था। आए हुए सब मेहमान जुमार को ही देख रहे थे। शहरियार भी एकदम उठ खड़ा हुआ था। ये कौन थी? दरख्शा ने शहरियार की तरफ देखते हुए कहा। मुर्तज़ा बेग जल्दी से स्टेज की तरफ आए कि वो उनैज़ा के घर वालों को समझा सके। इससे पहले शहरियार कुछ कहता, उनैज़ा बोल पड़ी। वो भाभी, ये जुमार की बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी हैं, बस इनमें काफ़ी अरसे से लड़ाई हो गई थी, इसी बात पर जुमार नाराज़ थे और शादी पर भी नहीं बुलाया था। जुमार ने मुझे सब बता दिया था, इसलिए परेशान मत हो। आपको तो पता है कि ये दोस्ती कितनी अनमोल होती है, जैसे अजलान से मेरी है। उनैज़ा ने अपनी कामती आवाज़ को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। जुमार की इस हरकत पर उसका वजूद बुरी तरह काम गया था। जुमार था तो इसका शौहर, और अपने शौहर को यूं किसी और लड़की का हाथ पकड़ते हुए उनैज़ा की आंखों में आंसुओं का तूफान बाहर आने को मचल रहा था, लेकिन वो खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करवा सकती थी।
उनैसा की बात सुनकर जहां दरख्शां खामोश हो गई थी, वहां मुर्तजा बेग ने उनैसा की तरफ देखा था। आज उन्हें अपने फैसले पर फख्र महसूस हो रहा था। शहरयार, अजलान और हसीब को बाकी मेहमानों से मिलवाओ। मुर्तजा बेग ने भी माहौल को तब्दील किया था। शहरयार अजलान और हसीब को लेकर मेहमानों की तरफ चला गया, लेकिन अजलान को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने उनैसा की तरफ देखा, जिसने अजलान को आंखों से खामोश रहने का इशारा किया था। दरख्शां उनैसा के पास बैठ गई थी, लेकिन उनैसा की नजरें बाहर की जानिब थीं। हाथ छोड़ा मेरा जुमार। बाहर आते ही मैरिज ने जुमार की हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाते हुए कहा, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दिन रात तुम्हारे घर के बाहर गुजारे कि शायद तुम अब वापस आ जाओ। कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, क्यों कर रही थी तुम ऐसा मेरे साथ? जुमार ने महरिश के बाजू को दबोचते हुए कहा, कॉल्स तो मैंने भी की थी तुम्हें जुमार। महरिश ने एक झटके से जुमार का हाथ अपने बाजू से अलग किया, जिस पर जुमार की आंखों में हैरत उगी थी। आज पहली बार महरिश ने उसे तुम कहकर मुखातिब किया था और इस लहजे में बात की थी। तुम्हें पता है मेरे लिए वो वक्त गुजारना कितना मुश्किल था, जब तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने कहा था तुम्हें कि मेरा भरोसा मत तोड़ना, लेकिन तुमने वही किया। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा हुई। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी इस हरकत से मुझ पर क्या गुजरेगी? महरिश अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, महरिश मेरी बात सुनो। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी भी रूह काम गई थी जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, और ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं इंतजार करता रहा तुम्हारा। मैंने तुम्हें कॉल्स की, तुम्हारे घर गया, लेकिन तुम वहां नहीं थी। मैं इंतजार करता रहा सारी रात, सारा दिन। जुमार अभी अपनी बात मुकम्मिल नहीं कर पाया था कि मैरिश ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया। बस जुमार, बहुत हो गया। किस इंतजार की बात कर रहे हो? तुम्हारा ये इंतजार कोई मायने नहीं रखता। तुम तो सब्र भी नहीं कर सके, और देखो करवा ली तुमने शादी। तुम्हें तो मेरी जुस्तजू थी, मेरी तमन्ना थी, मुझसे मोहब्बत थी, मुझे हासिल करने का जुनून था, मुझे पाने की जिद थी। लेकिन जब मेरी मोहब्बत को तुम्हारा नाम मिलने वाला था तो तुमने अपना नाम किसी और औरत के साथ जोड़ दिया। मेरी मोहब्बत, मेरा हक किसी दूसरी औरत को दे दिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर होगी कि तुम कुछ दिन भी सब्र नहीं कर पाओगे। जुमान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। महरिश कहते हुए जाने के लिए मुड़ी थी कि जुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा कि मुर्तजा बेग की आवाज पर जुमार के हाथ वहीं रुक गए थे। जुमार, बहुत हो गया, अब अंदर आ जाओ, कल कर लेना बाकी की बातें। मुर्तजा बेग की आवाज पर महरिश ने गर्दन मोड़कर मुर्तजा बेग को देखा और फिर जुमार को, और साथ ही आंखों में नमी लाते हुए वहां से चली गई थी। वलीमे की तकरीब खत्म हो चुकी थी। सब मसनूई मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को अलविदा कर रहे थे, लेकिन उन सब में जुमार कहीं नजर नहीं आ रहा था। महरिश के जाने के बाद वो भी हॉल से चला गया था। मोबाइल उसका बंद जा रहा था। शहरयार और उनैजा ने मुश्किल से सूरत हाल को कंट्रोल किया था। जहां दरख्शां को गुस्सा सबको नजर आ रहा था, वहां बातों बातों में हसीब ने मुर्तजा बेग से शिकवा भी किया था। बस अजलान था जो सब कुछ देखते हुए भी खामोश था। वो जानता था कि यहाँ पर वक्त गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं। वो जुमार से मिलकर उससे बात करना चाहता था। उनैजा ने दरख्शां और हसीब को यकीन दहानी कराई कि ऐसा मसला नहीं है, और 1-2 दिन तक आने का भी कह दिया, जिस पर वो दोनों ना चाहते हुए भी खामोश हो गए थे। सब मेहमानों के जाने के बाद शहरयार उनैजा और मुर्तजा बेग के साथ घर आ गया था। उनैजा की खामोशी और उसके चेहरे पर आई उदासी की वजह से रास्ते में किसी ने उनैजा से बात नहीं की थी। वो नहीं चाहते थे कि मामला मजीद बिगड़ जाए। अब मुर्तजा बेग को भी परेशानी थी कि हालात मजीद ख़राब न हो जाए। घर आने के बाद मुर्तजा बेग अपने कमरे में चले गए थे। उनैजा भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। बस शहरयार को बेचैनी थी कि वो उनैजा के दिमाग में चलने वाली सोचों को किसी तरह ख़त्म कर दे, और ये भी पूछे कि उसे मैरिज के बारे में कैसे पता था। रात के 11 बज रहे थे। उनैजा कपड़े तब्दील करके किचन की तरफ आ गई थी। मैम, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं बना देती हूँ। उनैजा ने जैसे किचन में कदम रखा, पीछे से मुलाजमा की आवाज़ आई। उनैजा ने गर्दन मोड़कर मुलाजमा की तरफ देखा। शुक्रिया, मैं चाय बनाने आई हूँ, वो मैं खुद बना लूँगी, उनैजा ने कहा और चूल्हे पर पानी रख दिया था। इससे पहले मुलाजमा फिर से मना करती, शहरयार ने उसे चुप रहने का कहकर जाने का कह दिया, क्योंकि बेग मेंशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि घर के मालकिन में से कोई किचन में आया था। इसलिए मुलाजमा अपनी जॉब का सोचकर घबरा गई थी। भाभी, क्या मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देंगी? चाय की मुझे भी काफ़ी तलब हो रही थी।
शहरयार जब भी फंक्शन के पहने हुए कपड़ों में था, बस कोट उसने उतार दिया था और शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किया हुआ था। किचन में आते ही उसने कहा। शहरयार की आवाज पर उनैजा उबलते पानी को देखते हुए अपनी सोचों में गुम थी। वो एकदम चौंक गई। मैंने आपको डरा तो नहीं दिया? शहरयार चलते हुए उनैजा के पास आ खड़ा हुआ था। उसने किचन शेल्फ के साथ टेक लगाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, चाय मीठी पीते हो या चीनी के बगैर? उनैजा ने पानी में पत्ती डालते हुए कहा। जैसी आप बना दें वैसे पी लूंगा, मैं नखरे करने वालों में से नहीं हूं। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो चीनी के बगैर पीती हूँ। उनैजा की बात पर शहरयार हंस पड़ा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? उनैजा ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। वो इसलिए कि आपकी और भाई की आदत एक जैसी है, वो भी चीनी के बगैर ही चाय और कॉफ़ी पीते हैं। शहरयार की बात पर उनैजा ने फीकी सी मुस्कुराहट दी, जिसे शहरयार ने नोट कर लिया था। आप भाई की वजह से परेशान हैं? शहरयार की बात पर उनैजा ने कोई जवाब नहीं दिया। कप निकालते हुए उसने चाय दोनों कपों में डाली। क्या तुम मुझे महरिश के बारे में बताओगे और अपने भाई के बारे में भी? उनैजा ने चाय का कप शहरयार के सामने रखते हुए कहा। इस चाय का बिल तो बहुत ज्यादा है फिर? शहरयार ने कान के पीछे खुजली करते हुए कहा। वो जो उनैजा से महरिश का पूछने आया था, उनैजा ने उल्टा उससे ही पूछ लिया था। सोच लो फिर। उनैजा ने कप पीछे कर लिया। मंजूर है, लेकिन इसमें 2 चम्मच चीनी के भी डाल दें। शहरयार ये कहते हुए हंस पड़ा, जिस पर उनैजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों अब घर की बालकनी में खड़े थे, जहां शहरयार ने जुमार की सारी कहानी उनैजा को बता दी थी और साथ ही अपनी माँ के बारे में भी, कैसे उनको गोली लगी और वो कोमे में चली गई थी, और जुमार की उस वक्त जो हालत थी उसमें महरिश ने उसका कैसे साथ दिया था। शहरयार की सारी बात सुनकर उनैजा काफी हद तक समझ गई थी कि जुमार महरिश के लिए इतना पागल क्यों था। शहरयार, क्या मुझे आंटी से मिलने के लिए इजाज़त चाहिए होगी, और या मैं कभी भी उनके कमरे में जा सकती हूँ? उनैजा की बात पर शहरयार ने हैरत से उनैजा की तरफ देखा। भाभी, आप सच में इतनी भोली हैं क्या? आप इस घर में अपनी पोजीशन समझे। आप बेग फैमिली की बड़ी बहू हैं, आपको हर तरह की इजाज़त है। अगर कोई भी आपकी बात नहीं मानता तो मुझे बताएं, मैं 1 मिनट में उसे ठीक कर दूंगा। शहरयार ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। उनैजा को एक लम्हे के लिए लगा कि उसके सामने अजलान खड़ा है, जो सीने पर हाथ बांधे उसे ये सब कह रहा है। यही सोचते ही उनैजा की आंखों में नमी आ गई थी। ठीक है, मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है। उनैजा को लगा अगर मजीद रुकेगी तो उसका जब्त जवाब दे जाएगा। शहरयार से उसने जो मालूम करना था वो कर चुकी है। ये मैं ले जाता हूँ। शहरयार ने दोनों खाली चाय के कप पकड़ते हुए कहा, और वो दोनों अंदर की जानिब चले गए थे। उनैजा आज भी अपने कमरे में अकेली थी। आज इस घर में उसका दूसरा दिन था, और जिस खुशियों की तमन्ना लिए वो इस घर में आई थी वो उसे कोसों दूर दिखाई दे रही थी। रात के 3 बज गए थे, लेकिन जुमार का कोई अता पता नहीं था। उनैजा ने अपने मोबाइल से जुमार को कॉल करनी चाहिए, लेकिन उसका नंबर आगे से बिजी था। उनैजा को इस बात का नहीं पता था कि हसीब तो जुमार का नंबर उसके मोबाइल पर ब्लॉक कर चुका था, एक अनजान नंबर समझकर। मोबाइल को साइड टेबल पर रखते हुए उनैजा बेड पर लेट गई थी। फजर के वक्त उसकी आंख खोली तो उसने बेड की दूसरी जानिब देखा तो जुमार नहीं था। नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर आई तो उसे किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मैम, आप इस वक्त? मुलाजमा ने उनैजा को दोबारा किचन में देखते हुए कहा। हाँ, वो मैंने पूछना था कि। उनैजा सोच में पड़ गई कि मुलाजमा से पूछे या ना पूछे। जी मैम, क्या पूछना था? मुलाजमा ने सोच में गुम खड़ी उनैजा को देखकर कहा। वो मैंने ये पूछा था कि जुमार साहब नमाज पढ़कर आ गए हैं क्या, या बाहर गार्डन में हैं? उनैजा को इस वक्त यही बात जहन में आई। नहीं मैम, मुझे तो घर में नजर नहीं आए। मैं सब कमरों की सफाई का जायजा लेने गई थी तो वो कहीं नहीं थे। मुलाजमा ये कहकर अपने काम में बिजी हो गई। उनैजा मायूस होकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। कहाँ जा सकते हैं वो? कहीं उन्होंने उस लड़की के साथ तो रात। नहीं, उनैजा ऐसे कैसे सोच रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। बेड पर लेटते हुए उनैजा खुद के अंदाजे लगाते हुए खुद ही उसका जवाब देते हुए अपने आप को तसल्ली दे रही थी। डैड! जुमार ने चिल्लाते हुए अपनी टेबल पर रखे सारे सामान को जमीन बोझ कर दिया था। जुमार, खुद को संभालो। फहद जुमार की इस हालत को देखकर परेशान हो गया था। वो एक लम्हे के लिए ये भूल गया था कि वहां उसका बॉस है, उसे बस अपने दोस्त को संभालना था। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जुमार फहद पर चिल्लाया तो फहद ने वहां से जाना बेहतर समझा था। डैड,
मैं आपको कभी मुआफ नहीं करूंगा। आप जो मेरे साथ कर रहे हैं, आपको उसका जवाब देना होगा। जुमार कुर्सी पर बैठते हुए दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए बोला, क्या ये ठीक किया हमने डैड, जो जुमार की कंपनी से शेयर्स वापस ले लिए हैं? महरिश ने फेरोज अली को शेयर्स की फाइल देते हुए कहा। हाँ, ठीक किया है। अब मैं मुर्तज़ा बेग और जुमार बेग को ऐसी मात दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। मुर्तज़ा बेग को अपने बेटों पर और अपने बिजनेस पर अब बड़ा मान है ना, तो मैं उसे उसके बेटों के हाथों ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा कि उसकी औलादी उसकी बर्बादी का सबब बनी है। फेरोज अली ये कहते हुए अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाया था। डैड, मुझे अब क्या करना है? महरिश अपने डैड की बात सुनकर गहरा सांस लेते हुए बोली, वही जो तुम अब तक करती आई हो। जुमार को उस मुकाम तक ले आओ कि वह अपने बाप के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, उसे सिर्फ अपनी तरफ करना है। अब उससे शादी नहीं करनी। उसे इतना बेबस कर दो कि वो या तो अपने हाथों से मुर्तज़ा बेग को मार दे या अपने आप को, क्योंकि एक मोहब्बत में हारा हुआ इंसान वहशी हो जाता है और मैं जुमार की वहशत को जगाना चाहता हूँ। फेरोज अली ने यह कहते साथ ही जोर का कहकर लगाया था। जी डैड। महरिश ने यह कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही उसने अपना बैग गुस्से से बेड पर फेंक दिया था और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को सख्ती से जकड़ते हुए जमीन पर बैठ गई थी। काश डैड, आप मुझे अपने साथ ले जाते, मुझे इस अजाब से भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाता। मैं तंग आ गई हूं इस सब से। जुमार, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी को और जहन्नुम बना दिया है। अब मैं जब तक तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम न बना दूं, तुम्हारा सुकून बर्बाद न कर दूं, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तुमने मेरे अंदर नफरत की आग को और भड़का दिया है। मैं आज अपने आप को एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं महसूस कर रही, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डैड की वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल तुम पर जाया किए हैं और तुम खुद अब आराम से जिंदगी नहीं गुजार सकते। जुमार के जाने के बाद उनैजा जमीन पर अपने बेजान वजूद लिए बैठी रही थी। उसने क्या सोचा था और उसके साथ हो क्या रहा था? एक के बाद दूसरी आजमाइश से सामना हो रहा था। वो तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जुमार के साथ जिंदगी के आखिरी सफर तक चलने का सोच कर आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस सफर में तो उसे पत्थरों पर चल के जाना पड़ेगा। वो जो अपने बाबा जान को इंसाफ दिलाने के लिए जुमार का साथ चाहती थी, वो तो खुद उसके साथ नाइंसाफी कर रहा था। जमीन पर ढीले वजूद के साथ वो बैठी अपनी किस्मत से शिकवा कर रही थी। मैं खुद के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी मिस्टर जुमार बेग। मैं भी देखती हूँ कि आपके जुल्म की इंतहा ज्यादा है या मेरे सब्र की। उनैजा ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए जमीन पर पड़े कप को उठाया। आज से मैं खुद को आपके सामने कभी कमजोर जाहिर नहीं करूंगी, उनैजा ने खुद से कहा, और गहरा सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल किया और साथ ही कमरे से बाहर आ गई थी। किचन में जाते हुए रास्ते में ही उनैजा को मुलाजमा मिल गई थी। उसने मुलाजमा को कॉफी का कप पकड़ाया और शहनाज बेगम के कमरे का पूछते हुए उसी जानिब चली गई थी। उनैजा ने जैसे कमरे का दरवाजा खोला, सामने बेड पर लेटी शहनाज बेगम को देखकर उसकी रूह कपकपा गई थी। वो देखने में ना तो जिंदों में थी और ना ही मुर्दों में। ये क्या? मुझे तो कहा गया था कि वो कोमा में है, लेकिन इनकी हालत तो बहुत खराब है। उनैजा ने आगे बढ़कर शहनाज बेगम का हाथ पकड़ा, जो कहीं से भी एक जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था। आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या करूं। आप सुन भी पा रही हैं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आपको माँ कहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप बल्कि मेरी माँ जैसी ही तो हैं। तो आज से आपकी ये बेटी आपका बहुत ख्याल रखेगी और आपकी ये हालत अब ऐसी नहीं रहेगी। मैं आपको मजीद इन नर्सों के रहमो करम पर नहीं रख सकती। उनैजा का दिल हर्ट हुआ था और वो शहनाज बेगम को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। उसे यूं लगा था कि जैसे उसे उसकी माँ मिल गई हो, जिससे वो अपनी दिल की हर बात कर सकती थी। यही सोचकर उनैजा शहनाज बेगम के पास बेड पर बैठ गई थी और उनका हाथ थामे वो जुमार की शिकायत की लिस्ट जो अपने दिल में बना रखी थी वो सब शहनाज बेगम को सुना रही थी, जिससे उसके दिल का बोझ भी हल्का हो रहा था। शाम को जब जुमार घर आया तो मुर्तजा बेग गार्डन में ही बैठे थे।
जुमार मुर्तजा बेग को देखकर उनके पास चला गया। डैड, मैंने आपसे बात करनी थी। जुमार की आवाज़ पर मुर्तजा बेग, जो अपने लैपटॉप पर बिजी थे, आंखों पर लगे चश्मे को उतारते हुए जुमार की तरफ देखा। हाँ करो बात, मैं सुन रहा हूँ, मुर्तजा बेग ने अपनी उसी पोजीशन में रहते हुए कहा। डैड, हर बार आपकी मर्जी नहीं चल सकती। पहले आपने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाई और अब आपने मेरे इल्म में लाए बगैर महरिज के शेयर्स वापस कर दिए हैं। माना कि आप मेरी कंपनी के 40% के शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन हमने ये तय पाया था कि आप कोई अकेले फैसला नहीं कर सकते। जुमार पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए सारी बातें कह गया था। तुम बहुत गलत फहमियां पालने लगे हो जुमार। मुर्तजा बेग ने अपना चश्मा फिर से आंखों पर लगाते हुए नजरें लैपटॉप पर जमा ली थीं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। जुमार अपने डैड की बात को समझ नहीं पाया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जुमार, ना तो मैंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से की थी और ना ही मैंने महरिज को मजबूर किया था शेयर्स वापस लेने के लिए। शादी तुम्हारी जो हुई है वो तुम्हारी माँ की पसंद से हुई है। अगर तुम चाहते तो इनकार कर सकते थे। मैंने तुम्हें उस दिन ही कहा था कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो तुम चाहोगे वही होगा। और दूसरी बात, मैरिज मेरे पास खुद आई थी और उसने कहा था कि अगर हम लोग उसकी शेयर्स वापस नहीं करेंगे तो वो कोर्ट में चली जाएगी। लगता है तुम्हें मैरिज ने ये सब नहीं बताया, जैसे वो बाकी की बातें तुम्हें नहीं बताती। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों बातों में मेरी मर्जी कहाँ से आ गई? मैंने तो तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए ये सब किया था। तुम खुद ही समझदार हो। अगर वो कोर्ट चली जाती तो तुम्हारे सारे इन्वेस्टर कंपनी छोड़ देते और तुमने जो इतने सालों से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो वो सब खत्म हो जाता। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ जाओगे। मुर्तजा बेग ने बड़े आराम और तहम्मुल से जुमार से बात की थी। वो भी जुमार के बाप थे, उन्हें अपने बेटे को हैंडल करना अच्छे से आता था। मुर्तजा बेग अपनी बात मुकम्मल करने के बाद लैपटॉप बंद करके कुर्सी से उठ गए थे। जुमार को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि महरिश ये सब कह सकती थी। वो उसका बुरा कैसे सोच सकती थी? जुमार इसी सोच में गुम था कि मुर्तजा बेग की आवाज़ पर चौंक गया था। कल रात को मिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने डिनर रखा है। बिजनेस कम्युनिटी के सब लोग आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तुम्हें भी इनविटेशन मिला है, उनैज़ा को साथ ले जाना। मैं जानता हूँ तुम्हें उसके साथ जाना पसंद नहीं, लेकिन जाना ज़रूरी है। और तुम जानते हो ये डिनर कितना अहम है। सोच समझ कर इनकार करना, या फिर ये समझ लो कि यहाँ मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ। मुर्तजा बेग ये कहते हुए अंदर की तरफ चले गए थे। मुर्तजा बेग के जाते ही जुमार अपना सर पकड़कर बैठ गया था। वो जितना उनैज़ा से दूर रहने का सोचता था उतना ही उनैज़ा का सामना करना पड़ रहा था। जुमार कुछ देर तो गार्डन में बैठे महरिश की कही बात के बारे में सोच रहा था कि शायद वो गुस्से में है, इसलिए इतना बड़ा फैसला कर चुकी थी। जब उसका गुस्सा उतरेगा तो वो समझ जाएगी कि उसने शेयर्स वापस लेकर गलत किया है और वो वापस आ जाएगी। खुद को तसल्ली देते हुए जुमार गार्डन से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। कमरे के अंदर आते ही उसे उनैज़ा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुर्तजा बेग ने उसे उनैज़ा को साथ ले जाने का कहकर जुमार को मुश्किल में डाल दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उनैज़ा को किस तरह कल जाने का कहे। सुबह तो वो उसे वो कुछ कह गया था जो शायद वो खुद भी कहना नहीं चाहता था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से वो कह चुका था। इतनी मुश्किल तो निकाहनामे पर दस्तखत करती नहीं हुई थी जितनी इस लड़की को डिनर पर ले जाने के लिए हो रही थी। लेकिन ये है कहाँ? जुमार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया, लेकिन उनैज़ा उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। वॉशरूम की लाइट भी ऑफ थी। जुमार अभी इसी कश्मकश में थी कि रूम का दरवाज़ा खुला और उनैज़ा कमरे के अंदर आई। कमरे की लाइट्स ऑन थी। उनैज़ा समझ गई थी कि जुमार कमरे में ही होगा, इसलिए वो जुमार की कमरे में मौजूदगी को इग्नोर करते हुए अंदर आकर बेड की बैक से टेक लगाते हुए मोबाइल फ़ोन पर बिजी हो गई थी। जुमार जो उससे कुछ फासले पर खड़ा था, उसके यूं इग्नोर करने पर उसने आंखें सुकेड़ते हुए उनैज़ा की तरफ देखा। तुम अंधी भी हो क्या? जुमार ने हैरत से उनैज़ा को देखते हुए कहा। नहीं, मैं अंधी तो नहीं हूँ। अगर अंधी होती तो मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल कर रही होती, इतना भी आपको नहीं पता? उनैज़ा ने एक नज़र डालते हुए कहा, जो पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। कितनी बदतमीज़ है ये। उनैज़ा के जवाब पर जुमार ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए गहरा सांस लिया। कल 7 बजे तैयार रहना, एक बिजनेस डिनर है, जुमार ने फौरन कहते हुए जैसे अपने सर से पहाड़ जैसा बोझ उतार दिया हो। लेकिन जुमार की बात पर उनैज़ा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था।
जुमार उनैजा की यूं उसे मुसलसल इग्नोर करने पर जिच खा रहा था। और हाँ, एक और बात, जब तक तुम यहाँ हो तो मेरी एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो और उसे भूलना नहीं, और ना ही किसी खुशफहमी में मुब्तला होना है। जुमार का लहजा हाकिमाना था। वो आज पहली बार उनैजा पर जाने अनजाने में अपना हक समझकर बात कर रहा था। कौन सी बात? उनैजा की नजरें मोबाइल पर ही थी। जितने अरसे तक तुम यहाँ हो, और वैसे भी मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द यहाँ से चली जाओगी, तो इतने अरसे में मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना, और मेरी इजाज़त के बगैर किसी काम को हाथ मत लगाना, ओके? जुमार ने बात करते हुए अपनी घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रखी। मैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानूंगी जिसमें आप चीटिंग करेंगे, उनैजा ने मोबाइल से नजरें हटाते हुए कहा। व्हाट? चीटिंग? मैंने कौन सी चीटिंग की है? जुमार जो शर्ट के बटन खोल रहा था, उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। वो आज पहली बार उससे इतनी देर तक बात कर रहा था। आपने कहा कि मेरी एक बात दिमाग में फिक्स कर लो, लेकिन आपने कही दो बातें हैं। एक, आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करना, और दूसरा, आपकी इजाज़त के बगैर किसी काम को हाथ नहीं लगाना। तो ये हो गई ना दो बातें। और चीटिंग, उनैजा ने अपनी हाथों की उंगलियों पर गिनवाते हुए कहा, और बेड से उठते हुए बाहर की तरफ जाने लगी थी। ये लड़की मुझे पागल लगती है, और मुझे भी पागल कर देगी, जुमार ने बेबसी से मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो जानता था कि अगर उसने अभी उसे कुछ कह दिया और उसने डिनर पर जाने से इनकार कर दिया तो वहां किस किस को बताता रहेगा कि उसकी वाइफ क्यों नहीं आई। उनैजा जो बाहर जाने लगी थी, थोड़ी देर रुकी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, और साथ ही वो कमरे से बाहर आ गई थी। जुमार ने उससे इतने आराम से आज पहली बार बात की थी, और वो इसी में खुश थी। कतरे कतरे से दरिया बनता है, और आज इस रिश्ते की शुरुआत में ये पहला मोहब्बत का कतरा था। महरिश अपने कमरे की खिड़की खोले पास रखे दीवान पर बैठी, हाथ में चाय का कप पकड़े मैगजीन देख रही थी, जब तबस्सुम बेगम कमरे में दाखिल हुई। मम्मी, आप? महरिश ने मैगजीन साइड पर रखते हुए तबस्सुम बेगम की तरफ देखा, जिनके हाथ में इनविटेशन कार्ड था। ये क्या है? महरिश ने उसे खोलते हुए कहा। यह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरफ से डिनर इनविटेशन है, वहाँ सब आ रहे हैं। और अभी तबस्सुम बेगम बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि महरिश बोल पड़ी। और मुझे डैड के साथ वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ जुमार भी आ रहा होगा अपनी वाइफ के साथ, ऐसा ही है ना? महरिश की बात पर तबस्सुम बेगम ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए सर झुका लिया था। वो खुद को अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा सा महसूस कर रही थी। आज तक उन्होंने महरिश को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही तो इस्तेमाल किया था, जिससे महरिश बेखबर थी। मम्मी, आप क्यों उदास हो रही हैं? मैंने कभी आपको डैड के सामने सर झुकाने नहीं दिया, तो अब क्यों ऐसा करूँगी? मुझे पता है कि डैड ने आपको ही क्यों भेजा है ये कहकर। आप बेफिक्र रहें, मुझे बस आपके चेहरे पर खुशी चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगी। महरिश ये कहते हुए अपनी माँ के गले लग गई थी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, और तबस्सुम बेगम अपने चेहरे की मक्कारी को बड़ी महारत से छुपा गई थी। फजर की नमाज के बाद उनैजा शहनाज बेगम के कमरे में चली गई थी। जुमार रात को फिर अलग कमरे में सोया था। उनैजा को अब इसकी आदत होती जा रही थी, इसलिए उनैजा को अब नमाज पढ़कर शहनाज बेगम के कमरे में जाना बेहतर समझा। अब उसके पास एक माँ का साथ जो था, जिससे वो खुलकर अपने दिल की बातें करती थी। शहनाज बेगम के कपड़ों को तब्दील करके जब उनैजा ने घड़ी की तरफ देखा तो वहाँ 7 बज रहे थे। जुमार की कॉफ़ी का टाइम हो गया था। वो 7:30 पर जॉगिंग करके आता था, और आते ही मुलाजमा उसके लिए कॉफ़ी तैयार रखती थी। घड़ी को देखते ही उनैजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वक्त आ गया था कि वो अपना कल का हिसाब बराबर कर दे। यही सोचते हुए उनैजा जल्दी से किचन में चली गई थी, जहां मुलाजमा जुमार के लिए कॉफ़ी बना रही थी। उनैजा मैम, कैसी हैं आप? मुलाजमा को भी उनैजा की आदत हो गई थी कि वो कभी भी किचन में आ जाती थी, इसलिए आज मुलाजमा घबराने के बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली, ये जुमार साहब के लिए है ना? तो ऐसा करो, 2 कप बना दो, और जब जुमार साहब तुमसे कॉफ़ी के बारे में पूछे तो कह देना उनैजा ने बनाई थी, ओके? उनैजा ने जल्दी से मुलाजमा को कहा, जिस पर मुलाजमा उनैजा की बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्बत में जवाब दिया। लेकिन साथ ही उसने जब उनैजा को कॉफ़ी के एक कप के अंदर नमक और मिर्च डालते हुए देखा तो उसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया था।
उनैज़ा मैम, जुमार साहब के गुस्से का तो आपको पता है, वो मार डालेंगे मुझे। मुलाजमा ने डरते डरते कहा। अरे कुछ नहीं होता, बस जो कहा है वही कहना और फिर जल्दी से किचन में आ जाना, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। उनैज़ा ने मुलाजमा के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर वो मजबूर हो गई थी उनैज़ा की बात मानने पर। कुछ दिन पहले ही शहरयार ने तमाम मुलाजमीन को सख्ती से कह दिया था कि उनैज़ा मैम जो कहें उनकी बात माननी है। मुलाजमा ने गहरा सांस लिया और कॉफ़ी लेकर जुमार के कमरे की तरफ चली गई थी। उनैज़ा भी हाथ में दूसरा कप पकड़े कमरे की तरफ चली गई थी। मुलाजमा अंदर कॉफ़ी रखकर आ गई थी, जबकि उनैज़ा सीढ़ियों में ही खड़े जुमार के गुस्से से चीखने का इंतजार कर रही थी। और कुछ ही देर बाद जुमार गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। मिस नाजिया, कहाँ हैं आप? जुमार जैसे ही बाहर आया, उनैज़ा हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े जुमार की तरफ देखते हुए कमरे के अंदर चली गई थी। जुमार भी उनैज़ा को इग्नोर करते हुए गुस्से में मिस नाजिया को बुला रहा था। उनैज़ा कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले कॉफ़ी का कप तब्दील किया। अपना कप टेबल पर रखते हुए जुमार वाला कप हाथ में पकड़ते हुए बाहर आ गई थी। जुमार की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर शहरयार और मुर्तज़ा बेग दोनों जो नाश्ता करने बाहर आए थे सीढ़ियों के पास खड़े हो गए थे। इतने में मुलाजमा मिस नाजिया जल्दी से किचन से बाहर आ गई थी। एक मिनट इधर ही रुको। जुमार जल्दी से कमरे में गया और कॉफ़ी का कप उठाए नीचे आ गया था। उनैज़ा पहले से ही नीचे आकर खड़ी हो गई थी। वहां शहरयार ने उनैज़ा की तरफ देखते हुए पूछा कि भाई को क्या हुआ है। उनैज़ा ने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार किया। जुमार, क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? जुमार के नीचे आते ही मुर्तज़ा बेग ने कहा। जुमार ने मुर्तज़ा बेग की बात को इग्नोर करते हुए मिस नाजिया की तरफ देखा। आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ काम करते हुए? आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं? ये कॉफ़ी में नमक मिर्च कौन डालता है? जुमार ने कॉफ़ी का कप मिस नाजिया की तरफ किया ही था कि मिस नाजिया बोल पड़ी। जुमार साहब, कॉफ़ी उनैज़ा मैम ने बनाई है। मिस नाजिया ये कहते हुए फौरन किचन में चली गई थी, जैसा उनैज़ा ने उसे कहा था। मिस नाजिया की बात सुनकर जुमार ने खूंखार नज़रों से उनैज़ा की तरफ देखा था, जिसने फौरन अपना सर झुका लिया था। जुमार, होश के नाखुन लो, क्या हो गया है? एक कॉफ़ी ही तो है। मुर्तज़ा बेग ने जुमार को डांटते हुए कहा। डैड, आपके लिए मामूली बात होगी। सुबह सुबह मेरा दिमाग करने में ये लड़की कोई कसर नहीं छोड़ती, जिसको आपने मुसीबत बनाकर मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप इसको क्यों नहीं पूछते इसने ऐसा क्यों किया है? कुछ नहीं कहेंगे क्या कि इसने ये हरकत क्या की है, कॉफ़ी में मिर्च और नमक डालने की? जुमार ने गुस्से से बात करते हुए उनैज़ा की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। भाई मुझे दें कॉफ़ी। शहरयार ने उनैज़ा के चेहरे को देखते हुए कहा और कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए उसका एक घूंट लिया और साथ ही जुमार की तरफ देखा। भाई ये तो ठीक है, इसमें तो कोई नमक मिर्च नहीं है। शहरयार की बात पर मुर्तज़ा बेग ने भी कॉफ़ी का घूंट लिया तो वो ठीक थी। जुमार, बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की कि तुम किसी को उसकी गलती के बगैर उस पर इल्ज़ाम लगाओ। एक तो तुमने मुलाजमा को इतनी सुना दी जो हमारे साथ 10 साल से काम कर रही है, ऊपर से उनैज़ा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। शर्म करो। जिसको तुम मुसीबत समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी बीवी है, और बीवी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। होश से काम लो। ये कोई घर में आया फालतू फर्द नहीं है जिस पर तुम यूं इल्ज़ाम लगाकर अपना गुस्सा निकाल लो। इस घर की बहू है। आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मेरे सामने तुम खड़े हो। अपनी इस हरकत की तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उनैज़ा से। मुर्तज़ा बेग ने गुस्से से कप जुमार के हाथ में पकड़ाया और उनैज़ा के सर पर प्यार से थपकी देते हुए अंदर की तरफ चले गए। शहरयार भी अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता हुआ जुमार की तरफ देखते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया था। उनैज़ा जो सर झुकाई खड़ी थी, सबके जाते ही सर उठाकर जुमार की तरफ देखा, जो कॉफ़ी का घूंट लेकर खुद भी हैरत में खड़ा था कि इसमें से नमक और मिर्च कहाँ चली गई थी। उनैज़ा जुमार के पास आई और अपना गला साफ करते हुए अपनी एड़ियों को थोड़े ऊपर करते हुए जुमार के कान के पास अपना चेहरा लेकर गई थी, जिस पर जुमार ने अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे किया था। तो कैसा लगा मिस्टर जुमार? पता चल गया कि किसकी कितनी अहमियत है इस घर में। एक बार फिर से सोच लें, और क्या याद करेंगे मैंने आपको माफ़ किया। और हाँ, अगर आप अपने वादे पूरे करते हैं ना, तो मैं भी उधार नहीं रखती। उनैज़ा ने बात मुकम्मल करते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई। इजाज़त है क्या? उनैज़ा ने थोड़ा सर झुकाते कहा और फिर किचन की तरफ चली गई थी। जुमार वहीं साकित खड़ा रह गया था।
उसे समझ नहीं आ रही थी वो उसे किस बात पर माफ करके गई थी और अभी उसके साथ हुआ क्या था। घर में जो कुछ हुआ, जुमार के पास अल्फाज ही नहीं थे कि वो उसको वजह बनाकर उनैजा पर गुस्सा निकाल सके। कमरे में आते ही जुमार ने गाड़ी की चाबी ली, मोबाइल पॉकेट में डाला और ऑफिस के लिए निकल गया था। उनैजा जैसे किचन से बाहर आई तो जुमार बाहर जा रहा था। उनैजा के पीछे मिस नाजिया भी थी। ये नाश्ता किए बगैर जा रहे हैं, इतना गुस्सा। उनैजा ने जुमार को देखते हुए कहा, मैम उनैजा, जुमार साहब तो नाश्ता नहीं करते, वो तो आपके आने की वजह से उन्होंने 2 दिन नाश्ता कर लिया था, लेकिन उनकी यही रूटीन है कि वो कॉफ़ी पीकर ऑफिस जाते हैं। मिस नाजिया उनैजा को बताते हुए डाइनिंग रूम की तरफ चली गई थी और उनैजा खड़ी यही सोच रही थी कि वो मेरे आने की वजह से 2 दिन नाश्ता करके गया था। जुमार गाड़ी चलाता हुआ सुबह से लेकर अब तक अपनी सारी रूटीन को सोच रहा था। मेरी कॉफ़ी कब तब्दील हुई, उस लड़की ने ऐसा कब किया, ये हो ही नहीं सकता कि मेरा वहम हो कि कॉफ़ी में कुछ था। वो लड़की कितनी पागल है और चालाक भी। जुमार गाड़ी ड्राइव करते हुए उनैजा के बारे में ही सोच रहा था कि उसने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए अपना सर झटका था। ये क्या था? मैं अब उस पागल लड़की के बारे में सोच भी रहा हूँ। कंट्रोल करो जुमार, वो बस कुछ दिनों की मेहमान है, उससे तुम्हारा कोई लिंक बनता ही नहीं, जुमार ने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए ऑफिस की तरफ निकल गया था। जुमार जैसे ही ऑफिस पहुंचा, फहद जुमार को देखते ही उसके पीछे पीछे चलता उसके कमरे में आ गया था। क्या हुआ फहद, मेरा पीछा कर रहे हो क्या? जुमार का मूड आज बाकी के दिनों की निस्बत बेहतर था। फहद ने भी नोट किया था कि जुमार का लहजा आज बदला हुआ है। जुमार ने कोट उतार कर कुर्सी की बैग पर रखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। आओ बैठो, बताओ क्या बात है, जुमार ने अपना लैपटॉप ओपन करते हुए कहा। जुमार साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहता था, मुझे मौका ही नहीं मिला कि आपको शादी की अच्छे से मुबारकबाद दे दूं। तो आपको बहुत मुबारक हो, आपको आपकी लाइफ की इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की मिली है, माशाल्लाह से। आप दोनों का कपल बहुत अच्छा है। फहद की बात सुनकर जुमार ने चेहरा वहीं रखे नजरें उठाते हुए फहद को गौर से देखा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें कहाँ से वो लड़की अच्छी लगती है? वो एक चालाक लोमड़ी है, 2 मिनट में अच्छे भले इंसान को घुमा कर रख देती है। जुमार ने कहते हुए लैपटॉप पर नजरें दोबारा जमा ली थी। जुमार की बात सुनकर फहद का कह बुलंद हुआ था। ओह आई एम सॉरी जुमार, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से आज पहली बार किसी लड़की के बारे में ऐसा कमेंट सुनकर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए। फहद ने हंसते हुए कहा, क्या बताऊं फहद, जिंदगी एक अजीब से रास्ते पर चल पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कि महरिज को कैसे मनाऊं और दूसरी तरफ उस चालाक लोमड़ी से जान कैसे छुड़ाऊं। जुमार ने लैपटॉप बंद करते हुए कुर्सी से टेक लगा ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी।